यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस। साहब, आज की क्लास है हमारी कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की, जिसमें हम पब्लिक हेल्थ नर्सिंग पर फोकस करने वाले हैं। और आज है जो हमारी 2025 की पहली एमसीक्यू क्लास है जो स्टार्ट हो रही है, जिसमें आपको ओनली नए नए क्वेश्चन बस हैं जो ऐड किए गए हैं। और साथ ही साथ अपकमिंग एग्ज़ाम की बात करें तो बहुत सारे एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, चाहे वो रेलवे का हो, सीएचओ का हो या एनएचएम का हो। तो अपकमिंग मोर देन 20,000 से ज़्यादा नर्सिंग जो रिक्रूटमेंट के लिए एग्ज़ाम है, वैकेंसीज़ के लिए 20,000 से ज़्यादा पोस्ट के लिए एग्ज़ाम है, वो इस साल आपके होना है। तो जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि जो मेडिकल एंड नर्सेज आपकी अभी 2 बुक्स ऑलरेडी आ चुकी हैं। तीसरी बुक आपको 10 जनवरी से अवेलेबल हो जाएगी। तीसरी बुक आपकी हिंदी इंग्लिश फॉर्मेट पर रहेगी, जो कि एएनएम वालों के लिए है, उनके एज पर सिलेबस के। बट जो 2 बुक है उन पर अभी आपको फर्स्ट वीक जनवरी का बहुत ही बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। जो भी लोग बुक्स ऑर्डर करना चाहते हैं कर सकते हैं। मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था। ऑफर आपको ये रहने वाला है कि जिन भी लोगों को बुक डायरेक्ट ऑर्डर करनी है उनको ओनली 550 रुपीज़ में बुक अवेलेबल है। 550 रुपये में आपको कंप्लीट गाइड फॉर एनएचएम सीएचओ अवेलेबल है। और इवन फ्लिपकार्ट पे भी डिस्काउंट दिया गया है, तो आप वहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। साथ ही साथ रेलवे की बुक में भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी लोग बुक ऑर्डर करना चाहते हैं आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, फ्लिपकार्ट से भी कर सकते हैं। 10 जनवरी से एएनएम की बुक भी आपको अवेलेबल हो जाएगी। और जो भी लोग पीडीएफ लेते हैं उनको सीधा 50% डिस्काउंट दिया जा रहा है। मतलब जो पीडीएफ आपको 500 में थी, वो आपको अभी 1 वीक तक, जो 1 वीक है आपका जनवरी का पहला हफ्ता है, उसमें आपको सीधा हाफ प्राइस में पीडीएफ अवेलेबल करवाई जा रही है। जो भी लोग लेना चाहते हैं डायरेक्ट मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करके ले सकते हैं। आज की क्लास का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये रहा। आज की क्लास का आपको ये रहा। क्वेश्चन में कहा गया है, हाउ मैनी टोटल विजिट्स आर इंक्लूडेड इन अंडर 5 क्लिनिक। तो जो अंडर 5 क्लिनिक है, इसमें टोटल कितनी विजिट है जो इंक्लूड की गई है। अंडर 5 क्लिनिक का मतलब होता है वेल बेबी क्लिनिक। क्या है? अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक। इसको क्या कहा जाता है? वेल बेबी क्लिनिक और अंडर 5 क्लिनिक। ये जनरली 5 साल तक की उम्र के बच्चों के लिए यहाँ पर इसके थ्रू है जो केयर प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर जो विजिट की जाती है वो 5 साल तक के बच्चों के लिए रहती है। ये यहाँ पे आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है, एक ट्रायंगल है, उसके अंदर एक उल्टा ट्रायंगल भी ऐड किया गया है, वो हम आगे पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर जो विजिट है वो कैसी होंगी? ऑप्शन में 8, 12, 4 या फिर 32। टोटल कितनी विजिट होती है अंडर 5 क्लिनिक में? तो अंडर 5 क्लिनिक का मतलब ये कि अंडर 5 मतलब बिलो 5 ईयर तक के लिए। और इसका दूसरा नाम है वेल बेबी क्लिनिक। क्या है वेल बेबी क्लिनिक? यहाँ पर जो विजिट की जाती है वो इस तरीके से होती है कि पहली विजिट 1 साल के बच्चे के लिए विजिट होती है एवरी मंथ, मतलब 12 हो गई 1 ईयर में। यहाँ पे देखिए, आप यहाँ से समझिए। तो यहाँ पर ये देखिए, अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक में जो केयर प्रोवाइड की जाती है प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव, क्यूरेटिव एंड रिफरल केयर होती है। किसके लिए? 5 साल तक के बच्चों के लिए। तो यहाँ पर जो 5 साल तक के बच्चों को केयर किस तरीके से दी जाती है? पहले साल के बच्चे के लिए पूरे 12 महीने, मतलब एवरी मंथ है जो हर महीने विजिट के लिए बुलाया जाता है। मतलब क्या हो गई? 12 विजिट हो गई। फिर यहाँ पे आता है 2 से 3 साल का बच्चा, 2 to 3 ईयर का बच्चा, मतलब जो 2 साल से लेके 3 साल की उम्र तक के बीच में है। तो यहाँ पर हर 2 महीने में बुलाया जाएगा। 2 साल वाले को बुलाया हर 2 महीने में तो 6 विजिट हो गई। 3 साल वाले को बुलाया हर 2 महीने में तो 6 विजिट हो गई। टोटल कितनी हो गई? 12 विजिट। अब आता है 4 से 5 साल का बच्चा। 4 से 5 साल मतलब पहले 4 साल वाले को बुलाया हर 3 महीने में, मतलब 3 4 हर 3 महीने में एक बार बुलाया, मतलब कितने हो गए आपके? 4 एवरी 3 मंथ में। कितने? एवरी 3 मंथ में एक बार बुलाया, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी, मतलब 4 हो गए। फिर 5 साल वाले को भी 4 बार बुलाया 1 साल, मतलब 3-3 महीने के गैप से, टोटल हो गए 8। तो इस तरीके से जो अंडर 5 क्लिनिक में टोटल कितनी विजिट हो जाती हैं? 32 विजिट। जो 5 साल तक के बच्चे की यदि प्रॉपर विजिट की हम बात करें तो कितनी विजिट हो जाएंगी? 32 विजिट। क्लियर? अब जो अंडर 5 क्लिनिक और वेल बेबी क्लिनिक है, इसमें आपको एग्जाम में जो क्वेश्चन मेनली आता है
वो आपको क्वेश्चन क्या रहता है कि जो मिडिल ट्रायंगल है, क्या है, मिडिल ट्रायंगल है अंडर 5 क्लिनिक का, तो ये किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? तो जो अंडर 5 क्लिनिक का जो मिडिल ट्रायंगल है ये रिप्रेजेंट करता है फैमिली प्लानिंग को। किसके लिए? फैमिली प्लानिंग को। और हम बात करें तो भारत है जो अभी जनता के मामले में, पॉपुलेशन के मामले में टॉप पर आ गया है, चाइना को भी हम पीछे छोड़ चुके हैं। अब यहाँ पर ये जो पूरा ट्रायंगल है इसमें अलग अलग चीजें हैं जो रिप्रेजेंट की जाती हैं। सेंटर पार्ट किसको रिप्रेजेंट करता है? फैमिली प्लानिंग को। एंड देन ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर। ग्रोथ मॉनिटरिंग का मतलब जो एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट है, बच्चे की हाइट, हेल्थ, जो ग्रोथ चार्ट है वो सब चीज़ें यहाँ पे मैनेज करी जाएंगी। बच्चे का वजन, हाइट, सब चीज़ें चेक की जाएंगी। केयर इन इलनेस का मतलब बच्चे को कोई छोटी मोटी बीमारी हो रही, उल्टी दस्त हो रहा है, हैजा हो रहा है, उसके लिए जो केयर है वो हो जाएगी। हेल्थ एजुकेशन ऑल ओवर, जब सब चीज़ें समझ में आ जाए तो हेल्थ एजुकेशन के बारे में बताया जाएगा कि आप कैसे किस तरीके से अपने बच्चे को ठीक रख सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट इसका याद रखना है, अंडर 5 क्लिनिक और बेल बेबी क्लिनिक जो कि 5 साल तक के बच्चे के लिए केयर प्रोवाइड करने के लिए है। और यहाँ पर जो सेंटर पार्ट है जो पिंक कलर से होता है, पिंक ट्रायंगल होता है, यहाँ पर मैंने पिंक ऐड नहीं किया, फैमिली प्लानिंग वाला पोर्शन पिंक होता है। तो ये क्या है? सेंटर है जो कि उल्टा ट्रायंगल है जो सीधे ट्रायंगल के अंदर सेट किया गया है। इसमें टोटल 5 तरीके की केयर दी जाती है: फैमिली प्लानिंग, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर, केयर इन इलनेस एंड हेल्थ एजुकेशन। टोटल विजिट आपसे पूछे तो आपको कहना है 32। कितनी? 32। यहाँ पे आई होप सो कि आपको समझ में आ गया हो कि 2 से 3 साल का मतलब यहाँ पर क्या है, 2 साल के बच्चे को हर 2 महीने में बुलाया मतलब 6 विजिट हो गई। 3 साल के बच्चे को हर 2 महीने में बुलाया मतलब 6 विजिट हो गई, मिला के कितनी हो गई? 12 विजिट। इस तरीके से टोटल विजिट की बात करें हम तो कितनी हो जाती है? 32 विजिट। अगला क्वेश्चन है हमारा, एन एपिडेमिक ऑफ डिसीज इन बर्ड पॉपुलेशन इज कॉल्ड। पक्षी समुदाय में रोग की महामारी को क्या कहा जाता है? जैसे जनता के बीच में, लोगों के बीच में यदि महामारी फैलती है तो हम उसको क्या कहते हैं? पेंडेमिक। ऐसे ही यहाँ पर कहा है कि यदि पक्षियों में कोई बीमारी हो जाए, महामारी फैल जाती है तो उसको हम क्या कहेंगे? एपिजोटिक, एंजोटिक, एक्सोटिक या फिर एपोर्निथिक। क्या वर्ड है जो यूज किया जाएगा यदि पक्षी समुदाय में बीमारी फैल जाए तो यहाँ पर यदि एनिमल्स में, जूनोसिस का मतलब यहाँ पर होता है एनिमल्स, तो यहाँ पर क्या है? कोई एपिडेमिक बीमारी एनिमल में हो जाए तो वो क्या कहलाएगी? एपिजोटिक। जू वर्ड जुड़ जाए मतलब एनिमल से क्या है यहाँ पर? एनिमल का है जो यहाँ पर कहा गया है, एनिमल के बारे में कहा गया है। एंजोटिक का मतलब है यहाँ पर किसी पर्टिकुलर रीजन में, मतलब यहाँ पर ये भी एनिमल से ही रिलेटेड है लेकिन यहाँ पर एंडेमिक की बात की गई है। ये एंडेमिक है। क्या है? एंडेमिक है। एनिमल्स में कोई पर्टिकुलर रीजन हो गया, कोई एक डिस्ट्रिक्ट में कोई बीमारी फैले जानवरों में, वो। फिर आता है आपका एक्सोटिक और एपोर्निथिक। तो एपोर्निथिक का मतलब यहाँ पर क्या होगा कि कोई भी बीमारी किस में फैली है? तो बर्ड पॉपुलेशन है, मतलब पक्षियों के बीच में होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है? एपोर्निथिक। यहाँ पे आपको इसका आंसर शो भी हो रहा है, क्या है? एपोर्निथिक। अगला क्वेश्चन है हमारा, इज द डीप फ्रीजर्स कैबिनेट टेम्परेचर इज मेंटेन बिटवीन। तो पीएचसी में जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहां पर जो डीप फ्रीजर कैबिनेट है उसका टेम्परेचर कितना मेंटेन किया जाता है? -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री सेल्सियस, -30 डिग्री सेल्सियस टू -40 डिग्री सेल्सियस, -45 टू 55 डिग्री सेल्सियस, -60 डिग्री सेल्सियस टू -70 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रीजर की बात की जा रही है तो टेम्परेचर माइनस में ही होगा। अब यहाँ पर कितने माइनस में रहेगा ये टेम्परेचर? पीएचसी में डीप फ्रीजर कंपार्टमेंट का जो टेम्परेचर है वो कितना होता है? एक क्वेश्चन और आता है, पीएचसी में वैक्सीन के लिए कौन सा है जो यहाँ पर कोल्ड चेन है वो मैनेज की जाती है? तो वो होता है आइस लाइन रेफ्रिजरेटर। क्या होता है? ILR। क्या होता है? ILR। लेकिन यहाँ पर डीप फ्रीजर यदि कैबिनेट है तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना होगा? -15 से 25 डिग्री तक। कितना? -15 डिग्री सेल्सियस टू -25 डिग्री है हमारा। और हम बहुत ही जल्दी वैक्सीनेशन के ऊपर सेपरेट आपको 10 क्लास होने वाली हैं वैक्सीनेशन के ऊपर।
जिसमें आपको इम्यूनाइजेशन के शुरुआत से लेके एंड तक है जो सब चीज़ें एक एक घंटे की क्लास में, टोटल 10 क्लास हैं, ऑलरेडी रिकॉर्डेड क्लास रहेंगी आपको, जो आपको अपडेट की जाएंगी। 10 क्लासों में पूरा इम्यूनाइजेशन A to Z तक आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेशन ऑफ मीजल्स इज, मीजल्स को हम क्या कहते हैं? खसरा। क्या है? खसरा। खसरे के कारण होने वाली सर्वाधिक प्राण घातक जटिलता, जटिलता का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन, क्या है? तो यहाँ पर खसरे के कारण होने वाली जटिलता क्या है? निमोनिया, स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस या फिर जॉइंटिस। तो यहाँ पर खसरा जिसको हम क्या कहते हैं? रूबियोला। मीजल्स का दूसरा नाम क्या है? रूबियोला, जिसमें कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। ये एग्जाम में आपको आते हैं क्वेश्चन, क्या है? कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं। खसरा का दूसरा नाम है रूबियोला। इसके कारण जो लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन हो सकता है वो कौन सा होगा? तो यहाँ पर जो स्किन इन्फेक्शन, फेरेंजाइटिस, जॉइंटिस, ये सब क्या है? कंट्रोल किए जा सकते हैं, लेकिन जो मेजर कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो होता है निमोनिया। क्या होगा? निमोनिया। निमोनिया का मतलब होता है लंग्स का इन्फेक्शन होना। तो यहाँ पर सबसे जो जटिलता मतलब लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन डेवलप हो सकता है वो क्या होगा? निमोनिया। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन। तो नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे है जो हम कब मनाते हैं? ऑप्शन में आपको 7 नवंबर, 1 दिसंबर, 4 अप्रैल या फिर 25 जुलाई। कब है जो हम नेशनल कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं? तो हर साल 7 नवंबर को, क्या है? 7 नवंबर को है जो हम नेशनल कैंसर डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें वर्ल्ड कैंसर डे की, क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। अब यहाँ पे 2 चीज़ें आपको याद रखनी है। यदि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के बारे में बात की जा रही है मतलब हमारे इंडिया को लेके ही बात हो रही है। कब हो रही है? इंडिया को लेके बात हो रही है, और हर साल हम 7 नवंबर को ये क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन यदि हम वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें, किसकी? वर्ल्ड कैंसर डे की, तो जो वर्ल्ड कैंसर डे है इसकी डेट आपको डिफरेंट रहने वाली है। तो वर्ल्ड कैंसर डे की हम बात करें तो क्या है? 4 फरवरी। 4 फरवरी क्या है यहाँ पर? वर्ल्ड कैंसर डे। लेकिन यहाँ पर कैंसर अवेयरनेस डे की बात की जा रही है, तब क्या होगा आपका? 7 नवंबर। आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा? 7 नवंबर। लेकिन यदि आपको एग्जाम में पूछा जाए कि नेशनल डे पे मतलब इंडिया में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब है, तो वो होता है आपका 7 नवंबर को। लेकिन वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो क्या है? 4 फरवरी को। नेक्स्ट वन इज स्पाइसलबर्ग क्राइटेरिया इज यूज्ड इन द डायग्नोसिस ऑफ। तो निम्नलिखित में से किसके निदान में स्पाइसलबर्ग मानदंड है जो यूज किया जाता है? ऑप्शन है यहाँ पर सर्वाइकल प्रेगनेंसी के लिए, मतलब ग्रीवा संबंधी प्रेगनेंसी के लिए, कॉर्नियल प्रेगनेंसी, या फिर ट्यूबल प्रेगनेंसी या ओवेरियन प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर जो स्पाइसल वर्ग क्या है यहाँ पर? मानदंड है या फिर क्राइटेरिया है। तो इसका यूज किया जाता है किसके लिए? ओवेरियन प्रेगनेंसी के लिए। किसके लिए? ओवेरियन प्रेगनेंसीज के लिए। यहाँ पर ओवेरियन प्रेगनेंसी कब आइडेंटिफाई होंगी? कि किसी भी तरीके से ओवरी में जो एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है एक तरीके की, अदर देन फेलोपियन, जो यूट्रस में ना इम्प्लांटेशन होके कहाँ हो जाता है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी में। वैसे ही स्पाइसल प्रेगनेंसी में पता चलेगा कि जो प्रेगनेंसी है ओवरीज में तो नहीं है, फेलोपियन ट्यूब के यहाँ पे तो जाती है, वो क्या कहलाती है? एक्टोपिक प्रेगनेंसी। लेकिन यहाँ पर ओवेरियन प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए, डायग्नोस्ट करने के लिए स्पाइसलबर्ग क्राइटेरिया है जो इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन, आई थिंक ESIC के एग्जाम में क्वेश्चन है जो आ चुका है। अगला क्वेश्चन है, द वॉल्यूम ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड एट टर्म इज। क्या है? एक टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड का अमाउंट है जो कितना होता है? 200 से 300 ml, 600 से 800 ml, 1 लीटर या फिर 1.5 लीटर, कितना अमाउंट होता है? यदि
टर्म प्रेगनेंसी की बात करें हम, टर्म प्रेगनेंसी का मतलब होता है 37 हफ्ते की प्रेगनेंसी। टर्म प्रेगनेंसी का मतलब क्या होगा, 37 वीक है जो जेस्टेशन के, वो क्या हो चुके हैं, कंप्लीट हो चुके हैं। क्या है, कंप्लीट हो चुके हैं, वो प्रेगनेंसी कहलाती है टर्म प्रेगनेंसी। जैसे जैसे 35 हफ्ते से आगे की प्रेगनेंसी जाती है, एमनियोटिक फ्लूइड है जो कम होना स्टार्ट हो जाता है। तो ना तो यहाँ पे 1 लीटर होगा ना 1.5 लीटर होगा। यदि 500 ml से ज़्यादा जाता है तब हम उसको क्या कह देते हैं, ओलिगोहाइड्रोमनियास। 2000 ml से ज़्यादा जाता है तो पॉलीहाइड्रोमनियास कह देंगे। लेकिन एक टर्म प्रेगनेंसी में एवरेज जो वॉल्यूम होता है एमनियोटिक फ्लूइड का वो होता है 600 से 800 ml तक। कितना, 600 to 800 ml तक है जो एक टर्म प्रेगनेंसी में एमनियोटिक फ्लूइड होता है। कम होगा 500 ml से तो क्या होगा, ओलिगोहाइड्रोमनियास। ज़्यादा होता है तो पॉलीहाइड्रोमनियास। नेक्स्ट वन इज साइकिल कॉर्ड इज अराउंड। तो गर्भनाल की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज हम बात करें, एक होती है शॉर्ट लेंथ में भी, क्या है, शॉर्ट लेंथ में भी होगी। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट की जगह एक एवरेज की, एवरेज मतलब है जो नॉर्मल लेंथ की हम बात करें तो ये होती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक। कितनी, 50 to 60 सेंटीमीटर तक। लेकिन ये डिपेंड करता है जो माँ की हाइट, हेल्थ, जो गेस्चर है उस पर। तो यहाँ पर यदि एक एवरेज हम बात करें जो एज पर ऑप्शन में है तो वो क्या होगी आपकी 40 सेंटीमीटर। कितनी, 40 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम इंच में पूछें, यदि आपको इंच में पूछा जाए तो ये होती है 19.6 to 23.6 इंच तक। क्या है, इंच में है यहाँ पर। सेंटीमीटर में यदि हम कहें तो 50 to 60 सेंटीमीटर। बट एज पर ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं टोटल। कितनी, 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि आर्टरीज कैरी करती हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, साइकिल कॉर्ड इज अराउंड। तो गर्भनाल की जो औसत लंबाई है वो कितनी होती है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर या फिर 40 सेंटीमीटर। तो एक अम्बिलिकल कॉर्ड की एवरेज हम बात करें, एक होती है शॉर्ट लेंथ में भी, क्या है, शॉर्ट लेंथ में भी होगी। लेकिन यदि हम यहाँ पे बात करें शॉर्ट की जगह एक एवरेज की, एवरेज मतलब है जो नॉर्मल लेंथ की हम बात करें तो ये होती है 50 से 60 सेंटीमीटर तक। कितनी, 50 to 60 सेंटीमीटर तक। लेकिन ये डिपेंड करता है जो माँ की हाइट, हेल्थ, जो गेस्चर है उस पर। तो यहाँ पर यदि एक एवरेज हम बात करें जो एज पर ऑप्शन में है तो वो क्या होगी आपकी 40 सेंटीमीटर। कितनी, 40 सेंटीमीटर। लेकिन यदि हम इंच में पूछें, यदि आपको इंच में पूछा जाए तो ये होती है 19.6 to 23.6 इंच तक। क्या है, इंच में है यहाँ पर। सेंटीमीटर में यदि हम कहें तो 50 to 60 सेंटीमीटर। बट एज पर ऑप्शन के आपका आंसर क्या होगा, 40 सेंटीमीटर। अम्बिलिकल कॉर्ड में 3 वेसल्स होती हैं टोटल। कितनी, 3 वेसल्स होती हैं, 2 आर्टरी 1 वेन। वेन कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को, जबकि आर्टरीज कैरी करती हैं क्या, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को। जैसे पल्मोनरी वेन कैरी करती हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड, आर्टरी कैरी करती हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर। ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कोआगुलेशन फैक्टर लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर हैं प्रेगनेंसी में सभी बढ़ जाएंगे। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा, कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा। ऑप्शन में है आपको फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 या फिर फैक्टर नंबर 10 या फिर फैक्टर नंबर 11। कौन सा फैक्टर नहीं बढ़ता है, 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां। तो प्रेगनेंसी में सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या रहेंगे, इंक्रीज लेवल पे रहेंगे। लेकिन जो नहीं बढ़ता है वो होता है फैक्टर नंबर 11, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है,
11वें नंबर का फैक्टर है, 11वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं, प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। कोआगुलेशन में हेल्पफुल है लेकिन ये प्रेगनेंसी में इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। 8वें और 9वें की कमी से तो हीमोफीलिया तक हो जाता है, तो बड़े हुए रहें तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर 11वें नंबर का फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो बिटवीन। किस अवधि के बीच के गर्भधान के उत्पाद को भ्रूण कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो कब की यहाँ पर कंसीडर की जाएगी? ऑप्शन में है 0 to 14 डेज, 3 to 10 वीक्स, 12 to 18 वीक्स या फिर 19 से 23 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो कब कंसीडर किया जाएगा? किस अवधि के जो कंसेप्शियस मटेरियल है, एम्ब्रियो है, जो कब कंसीडर किया जाएगा? आफ्टर 10 वीक के बाद कंसीडर क्या होता है? फीटस। क्या होता है? फीटस। लेकिन एम्ब्रियो की बात करें हम तो ये क्या होगा? 3 से 10 हफ्ते। एज पर ऑप्शन के जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 से 10 वीक। 0 to 14 डेज तक का क्या है? 0 to 14 डेज तक का तो आप इसको किसमें कंसीडर करेंगे? कंसेप्शियस मटेरियल में ही रहेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो में नहीं जाएगा। इसको आप जो जर्मिनल, या फिर हम ये कह सकते हैं, जर्मिनल नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या कह सकते हैं? ये आपका ब्लास्टोसिस्ट या फिर जर्म सेल्स कहलाएगा, जर्मिनल्स कहलाएगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं होगा। एम्ब्रियो होगा कब? ये 3 वीक से आगे की प्रेगनेंसी के बाद। तो 3 हफ्ते से लेकर 10 हफ्ते तक क्या है? एम्ब्रियो है। आफ्टर 10 वीक के बाद ये कंसीडर हो जाता है किसमें? फीटस में। और आफ्टर डिलीवरी होने के जस्ट बाद न्यूबॉर्न बेबी में कंसीडर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर ऑल ऑफ दी फॉलोइंग कोआगुलेशन फैक्टर लेवल्स इंक्रीज ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एक्सेप्ट। तो यहाँ पर प्रेगनेंसी के टाइम पर सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। क्या होते हैं? बढ़ जाते हैं। जो ब्लड को क्लॉट करने वाले फैक्टर हैं प्रेगनेंसी में सभी बढ़ जाएंगे। लेकिन कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा? कौन सा फैक्टर है जो नहीं बढ़ेगा? ऑप्शन में है आपको फैक्टर नंबर 8, फैक्टर नंबर 9 या फिर फैक्टर नंबर 10 या फिर फैक्टर नंबर 11। कौन सा फैक्टर नहीं बढ़ता है? 8वां, 9वां, 10वां या फिर 11वां? तो प्रेगनेंसी में सभी कोआगुलेशन फैक्टर क्या रहेंगे? इंक्रीज लेवल पे रहेंगे, लेकिन जो नहीं बढ़ता है वो होता है फैक्टर नंबर 11, जिसको हम प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या है? 11वें नंबर का फैक्टर है, 11वें नंबर का क्लॉटिंग फैक्टर, जिसको हम क्या कहते हैं? प्लाज्मा थ्रोम्बोप्लास्टिन एनेक्टेंट, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। कोआगुलेशन में हेल्पफुल है लेकिन ये प्रेगनेंसी में इसका लेवल नहीं बढ़ेगा। 8वें और 9वें की कमी से तो हीमोफीलिया तक हो जाता है, तो बड़े हुए रहें तो बेटर है। लेकिन यहाँ पर 11वें नंबर का फैक्टर है जो प्रेगनेंसी में नहीं बढ़ता है। नेक्स्ट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंसेप्शन इज कॉल्ड एन एम्ब्रियो बिटवीन। किस अवधि के बीच के गर्भधान के उत्पाद को भ्रूण कहा जाता है? एम्ब्रियोनिक स्टेज है जो कब की यहाँ पर कंसीडर की जाएगी? ऑप्शन में है 0 to 14 डेज, 3 to 10 वीक्स, 12 to 18 वीक्स या फिर 19 से 23 हफ्ते तक की प्रेगनेंसी। एम्ब्रियो कब कंसीडर किया जाएगा? किस अवधि के जो कंसेप्शियस मटेरियल है, एम्ब्रियो है, जो कब कंसीडर किया जाएगा? आफ्टर 10 वीक के बाद कंसीडर क्या होता है? फीटस। क्या होता है? फीटस। लेकिन एम्ब्रियो की बात करें हम तो ये क्या होगा? 3 से 10 हफ्ते। एज पर ऑप्शन के जो हमारा करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? 3 से 10 वीक। 0 to 14 डेज तक का क्या है? 0 to 14 डेज तक का तो आप इसको किसमें कंसीडर करेंगे? कंसेप्शियस मटेरियल में ही रहेगा, लेकिन ये एम्ब्रियो में नहीं जाएगा। इसको आप जो जर्मिनल, या फिर हम ये कह सकते हैं, जर्मिनल नहीं कहेंगे यहाँ पे, हम इसको क्या कह सकते हैं? ये आपका ब्लास्टोसिस्ट या फिर जर्म सेल्स कहलाएगा, जर्मिनल्स कहलाएगा, लेकिन एम्ब्रियो नहीं होगा। एम्ब्रियो होगा कब? ये 3 वीक से आगे की प्रेगनेंसी के बाद। तो 3 हफ्ते से लेकर 10 हफ्ते तक क्या है? एम्ब्रियो है। आफ्टर 10 वीक के बाद ये कंसीडर सर्वाइकल कैनाल आफ्टर फुल डायलिटेशन इज। तो जो सर्विक्स से पूरे तरीके से पूर्ण फैलाव के बाद गर्भाशय ग्रीवा नाल का अधिकतम व्यास कितना होता है? मतलब कि सर्विक्स
कितने सेंटीमीटर तक फुली डायलेट होती है लेबर के टाइम पर? 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर या फिर 14 सेंटीमीटर? इसका आंसर ऑलमोस्ट सबको पता होगा कि ड्यूरिंग द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में, जो लेबर पेन की पहली स्टेज होती है उसमें सर्विक्स कितनी डायलेट होती है? टोटल 10 सेंटीमीटर। यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होने से लेके सर्विक्स के 10 सेंटीमीटर तक फैलने को क्या कहा जाता है? पहली स्टेज, फर्स्ट स्टेज। सेंटीमीटर डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक, कितनी? 10 सेंटीमीटर तक। और सर्विक्स के डायलेट होने वाली स्टेज क्या कहलाती है हमारी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये स्टार्ट कब से होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके, कब से? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक, क्या है? डायलेटेशन तक। ये क्या कहलाती है? पहली स्टेज। दूसरी होती है हमारी कौन सी? जिसमें बेबी जो फीटस है वो क्या होगा? बाहर आएगा। तीसरी में प्लेसेंटा बाहर आता है। और जब चौथी स्टेज की हम बात करें तो उसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें माँ और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी। एक्टोपिक गर्भावस्था में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण क्या है? क्लेमाइडिया, कैंडिडा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया? कौन सा इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन होने के चांसेस रहेंगे? किसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पर्सन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो कंसेप्शियस मटेरियल है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर इसका इम्प्लांटेशन हो गया। यदि ये ऐसा होता है तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। कैंडिडा नहीं होगा, ना सिफिलिस होगा, ना गोनोरिया होगा। कॉमन होने का रिस्क रहेगा कौन सा? क्लेमाइडिया का। नेक्स्ट वन, अनडिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड। तो वृषण के अप्रकटन को क्या कहा जाता है? अप्रकटन का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रकट ही नहीं हुई हो जो चीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्रिप्टोर्चिडिज्म, हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर जो 3 वर्ड हैं, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम नहीं होगा आपका, हाइड्रो वर्ड जुड़ गया, मतलब यहाँ पर कुछ फ्लूइड से रिगार्डिंग बात हो रही है, पानी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रोटम के चारों तरफ, क्या है? स्क्रोटम के चारों तरफ फ्लूइड फिल्डअप हो गया हो, वो कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोसील। भारीपन होगा, दर्द होगा। और यहाँ पर जो यदि टेस्टिस डिसेंड होना मतलब बाहर आ जाना, स्क्रोटम में जो दोनों साइड टेस्टिस रहेंगी, 2 होती हैं, लेकिन कभी कभी एक आ जाती है, कभी कभी नहीं आएगी, दोनों आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर 1 साल तक वेट एंड वॉच करते हैं, कभी कभी एब्डोमिनल एरिया से वो नीचे डाउन हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं तो और कोई रास्ता नहीं होता है सर्जरी के अलावा। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अब यहाँ पर एक और वर्ड है वेरिकोसील। क्या है? वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो स्क्रोटम की वेन्स हैं, स्क्रोटम के अंदर जो वेन्स हैं उनमें क्या होना? पेन होना, या फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिकोसील यदि किसी भी तरीके से, क्या है? वेरिकोसील में क्या होगा? जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टेस्टिकल में जो वेन, वहाँ पर इनलार्जमेंट होना, उनका बढ़ना, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होना कॉमन सी बात है। तो यहाँ पर यदि हाइड्रोसील बात करें तो स्क्रोटम में पानी का भरना, फ्लूइड भरना। वेरिकोसील में वेन है जो स्क्रोटम और टेस्टिकल के यहाँ पर सप्लाई कर रही हैं ब्लड की, उनमें इनलार्जमेंट होना। नेक्स्ट वन, सेंटीमीटर डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक, कितनी? 10 सेंटीमीटर तक। और सर्विक्स के डायलेट होने वाली स्टेज क्या कहलाती है हमारी? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ये स्टार्ट कब से होती है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से लेके, कब से? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके 10 सेंटीमीटर तक डायलेट होने तक, क्या है? डायलेटेशन तक। ये क्या कहलाती है? पहली स्टेज। दूसरी होती है हमारी कौन सी? जिसमें बेबी जो फीटस है वो क्या होगा? बाहर आएगा। तीसरी में प्लेसेंटा बाहर आता है। और जब चौथी स्टेज की हम बात करें तो उसको हम ऑब्जर्वेशनरी स्टेज कहते हैं, जिसमें हमें माँ और बच्चे को ऑब्जर्व करना होता है। अगला क्वेश्चन है, द मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन रिजल्टिंग इन एक्टोपिक प्रेगनेंसी।
एक्टोपिक गर्भावस्था में होने वाला सर्वाधिक सामान्य संक्रमण क्या है? क्लेमाइडिया, कैंडिडा, सिफिलिस या फिर गोनोरिया? कौन सा इन्फेक्शन है जो सबसे कॉमन होने के चांसेस रहेंगे? किसमें सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होंगे? एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाले पर्सन में। एक्टोपिक प्रेगनेंसी का मतलब होगा कि जो कंसेप्शियस मटेरियल है फैलोपियन ट्यूब में, जहाँ फर्टिलाइजेशन हुआ, फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है, वहीं पर इसका इम्प्लांटेशन हो गया। यदि ये ऐसा होता है तो सबसे कॉमन इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। क्या है? क्लेमाइडिया इन्फेक्शन। कैंडिडा नहीं होगा, ना सिफिलिस होगा, ना गोनोरिया होगा। कॉमन होने का रिस्क रहेगा कौन सा? क्लेमाइडिया का। नेक्स्ट वन, अनडिसेंडेंट ऑफ द टेस्टिस, दिस इज कॉल्ड। तो वृषण के अप्रकटन को क्या कहा जाता है? अप्रकटन का मतलब आप समझ गए होंगे कि प्रकट ही नहीं हुई हो जो चीज़। अब यहाँ पे ऑप्शन में क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम, क्रिप्टोर्चिडिज्म, हाइड्रोसील या फिर वेरिकोसील। क्या वर्ड यूज़ किया जाएगा? यहाँ पर जो 3 वर्ड हैं, क्लिनीफेल्टर सिंड्रोम नहीं होगा आपका, हाइड्रोवर्ड जुड़ गया, मतलब यहाँ पर कुछ फ्लूइड से रिगार्डिंग बात हो रही है, पानी के रिगार्डिंग बात हो रही है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोसील है, हाइड्रोसील का मतलब यहाँ पे क्या होता है कि जो स्क्रोटम के चारों तरफ क्या है, स्क्रोटम के चारों तरफ फ्लूइड फिल्डअप हो गया हो, वो कंडीशन कहलाएगी हाइड्रोसील। भारीपन होगा, दर्द होगा। और यहाँ पर जो यदि टेस्टिस डिसेंड होना मतलब बाहर आ जाना, स्क्रोटम में जो दोनों साइड टेस्टिस रहेंगी, 2 होती हैं, लेकिन कभी कभी एक आ जाती है, कभी कभी नहीं आएगी, दोनों आ जाएंगी। लेकिन डॉक्टर 1 साल तक वेट एंड वॉच करते हैं, कभी कभी एब्डोमिनल एरिया से वो नीचे डाउन हो जाएंगी, बट नहीं होती हैं तो और कोई रास्ता नहीं होता है सर्जरी के अलावा। तो अनडिसेंडेंट टेस्टिस का मतलब क्या होता है? क्रिप्टोर्चिडिज्म। अब यहाँ पर एक और वर्ड है वेरिकोसील। क्या है? वेरिकोसील। वेरिकोसील का मतलब होता है कि जो स्क्रोटम की वेन्स हैं, स्क्रोटम के अंदर जो वेन्स हैं उनमें क्या होना? पेन होना, या फिर एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि वेरिकोसील यदि किसी भी तरीके से क्या है, वेरिकोसील में क्या होगा, जो ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं टेस्टिकल में जो वेन, वहाँ पर इन्लार्जमेंट होना, उनका बढ़ना, जिसके कारण डिस्कम्फर्ट होना कॉमन सी बात है। मेनकेस सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो मेनकेस सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? कॉपर ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट और आयरन ट्रांसपोर्ट का, सोडियम ट्रांसपोर्ट या फिर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का। तो मेनकेस सिंड्रोम है किसका? यहाँ पर क्या है? डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर आयरन ट्रांसपोर्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम है उसका, कि सोडियम का या पोटेशियम का। मेनकेस सिंड्रोम होता है जनरली, जो एटीपी साइकिल आपने पढ़ी है, एटीपी साइकिल सबने पढ़ी होगी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स के लिए हेल्पफुल है। तो मेनकेस सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कॉपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। पूरी बॉडी में एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके कारण जो कॉपर जरूरी है वो जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनफ अमाउंट में, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को या हमारे ब्लड को, कहीं के बॉडी के ऐसे पार्ट्स को जहाँ पर कॉपर की आवश्यकता है वहीं नहीं पहुँचेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है मेनकेस सिंड्रोम। क्या है? मेनकेस सिंड्रोम। मतलब कॉपर ट्रांसपोर्ट में होने वाली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मेनकेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, एट PHC लेवल ऑल द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकों का भंडारण है कहाँ किया जाता है? वॉक इन कोल्ड रूम में, डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। ये हमने इनिशियल क्वेश्चन में जो पढ़ लिया है, आगे के शुरुआती क्वेश्चन में। तो PHC लेवल पर जो वैक्सीन का स्टोरेज किया जाता है कहाँ पे होता है? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर सेट किया जाता है +2 to 8 डिग्री सेल्सियस, 8 से आगे नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप, मेनकेस सिंड्रोम इज अ डिसऑर्डर ऑफ। तो मेनकेस सिंड्रोम किसका डिसऑर्डर है? कॉपर ट्रांसपोर्ट का, आयरन ट्रांसपोर्ट और आयरन ट्रांसपोर्ट का, सोडियम ट्रांसपोर्ट या फिर पोटेशियम ट्रांसपोर्ट का। तो मेनकेस सिंड्रोम है किसका? यहाँ पर क्या है? डिसऑर्डर है। अब यहाँ पर आयरन ट्रांसपोर्ट में यदि कुछ प्रॉब्लम है उसका, कि सोडियम का या पोटेशियम का। मेनकेस सिंड्रोम होता है जनरली,
जो एटीपी साइकिल आपने पढ़ी है, एटीपी साइकिल सबने पढ़ी होगी, जो हमारी बॉडी में एनर्जी सोर्स के लिए हेल्पफुल है। तो मेनकेस सिंड्रोम में होता क्या है कि हमारे शरीर में जो कॉपर है उसका डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाता है। पूरी बॉडी में एक ऐसा डिफेक्ट होगा जिसके कारण जो कॉपर जरूरी है वो जहाँ जहाँ जरूरी है वहाँ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण इनफ अमाउंट में, मतलब एक प्रॉपर अमाउंट में हमारे ब्रेन को या हमारे ब्लड को, कहीं के बॉडी के ऐसे पार्ट्स को जहाँ पर कॉपर की आवश्यकता है वहीं नहीं पहुँचेगा। तो ये कंडीशन कहलाती है मेनकेस सिंड्रोम। क्या है? मेनकेस सिंड्रोम। मतलब कॉपर ट्रांसपोर्ट में होने वाली प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? मेनकेस सिंड्रोम। नेक्स्ट वन, एट PHC लेवल ऑल द यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वैक्सीन आर स्टोर्ड इन। तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के स्तर पर जो एज पर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के तहत जो टीकों का भंडारण है कहाँ किया जाता है? वॉक इन कोल्ड रूम में, डीप फ्रीजर, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर या फिर कोल्ड बॉक्सेस में। ये हमने इनिशियल वैक्सीन को स्टोर किया जाता है कहाँ पर? आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में। टेम्परेचर मैनेज किया जाता है +2 डिग्री सेल्सियस टू 8 डिग्री तक। यहाँ पे याद रखें +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पर टेम्परेचर को मैनेज किया जाता है। आपको ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि PHC में वैक्सीन स्टोरेज कैसे किया जाएगा? ILR में, आइसलैंड रेफ्रिजरेटर में, और यहाँ पर टेम्परेचर की बात करें हम तो +2 टू +8 डिग्री सेल्सियस तक। अगला क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वाइटल साइन इन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन ऑफ ह्यूमन बॉडी? निम्नलिखित में से कौन सा मानव शरीर की नैदानिक परीक्षा में एक महत्वपूर्ण संकेत नहीं है? क्लिनिकल एग्जामिनेशन जब बॉडी का करते हैं तो वाइटल साइन कौन सा नहीं है? सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पर। पल्स रेट है, बॉडी टेम्परेचर है, रेस्पिरेटरी रेट है, स्किन कलर है क्या? आपको आंसर बताना है। तो पल्स रेट होता है, बॉडी का टेम्परेचर होगा, रेस्पिरेटरी रेट होगी, लेकिन यहाँ पर पेन भी नाउअडेज वाइटल साइन में इंक्लूड कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर स्किन का कलर है जो वाइटल साइन की कैटेगरी में इंक्लूड नहीं किया गया है। स्किन का कलर है जो इसमें इंक्लूडेड अभी तक नहीं हुआ है। नेक्स्ट है यहाँ पर, असेप्सिस इज अ मेथड यूज्ड इन हॉस्पिटल फॉर। तो हॉस्पिटल में असेप्सिस टेक्निक अपनाई जाती है। अपूर्णता विधि किसके लिए इस्तेमाल की जाती है? एक होता है सेप्सिस मतलब इन्फेक्शन, दूसरा होता है असेप्सिस किसके लिए? ट्रीटमेंट ऑफ अल्सर के लिए, इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए, या फिर डिस्पोजल ऑफ वेस्ट के लिए, या फिर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूमर के लिए। असेप्सिस का मतलब होता है फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। क्या है? फ्री फ्रॉम इन्फेक्शन। अब यहाँ पर असेप्सिस टेक्निक किसके लिए होगी? तो ये होती है इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए। किसके लिए? इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन के लिए। यहाँ पर ये नसबंदी नहीं है, स्टरलाइजेशन ही है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? इन्फेक्शन कंट्रोल और स्टरलाइजेशन। और मैं आपको बता दूं क्लास आगे और मूव करने के पहले कि जो भी लोग बुक्स, PDF या जो भी स्टडी मटेरियल लेना चाहते हैं, जो आपके डाउट रह जाते हैं किसी भी तरीके के रिगार्डिंग, या इवन आप नहीं लेना चाहते, अपने एग्जाम के पर्पज से भी डाउट क्लियर करना चाहते हैं, तो व्हाट्सएप पे आप बेझिझक होकर मैसेज करके पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वन इज सरकमफेरेंस है। ये आपका जो न्यूट्रिशन वाला सेक्शन है उसमें भी आपको पूछा जाता है यदि आप CHO के एग्ज़ाम देते हैं तो। यदि आप डायरेक्ट एग्ज़ाम देते हैं NHM या फिर ग्रुप 5 के लिए या DMER के लिए, तो उसमें या तो आपको एक रेंज दी जाएगी और पूछा जाएगा कि बच्चा कुपोषित है या नॉर्मल है। तो नॉर्मल मिड अपर आर्म सरकमफेरेंस होता है वो होता है कितना? 9 से 11, कितना? 9 to 11 सेंटीमीटर। जो MUSE चेक करने के लिए टेप यूज़ किया जाता है वो टेप कहलाता है आपका साकिर टेप। ये इस तरीके से है, जो ये आपका साकिर टेप एग्जाम में आता है। रेड बैंड है मतलब कि बच्चा बहुत ही ज़्यादा माल नरिश्ड है, वो बच्चे को तुरंत ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। ग्रीन है मतलब बच्चा ओके है, और यदि येलो बैंड आता है तो मतलब कि बच्चा क्या है? बच्चे को एक प्रॉपर न्यूट्रिशन की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो नॉर्मल MUSE की हम बात करें तो ये कितना होता है? 9 से 11 नॉर्मल में। यदि 1 साल के एज ग्रुप की बात करें तो 12 to 16 सेंटीमीटर। 1 से 5 साल तक सेम रहता है। एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है कि 1 साल से 5 साल तक जो MUSE है वो 16 से 17 सेंटीमीटर तक रहेगा। फिर 12 ईयर से 70 to 80,
15 ईयर से लेकर एडल्ट तक 20 टू 21 सेंटीमीटर। फिर डिपेंड करता है आप कितनी मसल्स बनाते हैं, जिम जाते हैं कि आप अपना अकेला पेट बस बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर MUAC है जो लेफ्ट अपर आर्म में जनरली चेक किया जाएगा। किस तरीके से? मिड पॉइंट बिटवीन द टिप ऑफ द शोल्डर एंड द टिप ऑफ द एल्बो न्यूट्रिशनल स्टेटस को असेस करने के लिए MUAC है जो चेक किया जाता है। 3 बैंड होते हैं जो सॉकेट टेप होता है, ग्रीन, येलो, रेड। ग्रीन मतलब कि बच्चा फुली हेल्दी है, येलो मतलब कि बच्चा क्या है, न्यूट्रिशनल लेवल क्या है बच्चे का, ओके है, और रेड है मतलब बच्चा बहुत ज़्यादा मालनरिश्ड है, बच्चे को केयर की ज़रूरत है। नेक्स्ट वन इज नेग्री बॉडीज आर सीन इन विच कंडीशन। नेग्री बॉडीज किस कंडीशन में देखने को मिलेंगी? ट्यूबरक्लोसिस, HIV इंसेफेलाइटिस, रेबीज या फिर हर्पीज। नेग्री बॉडीज देखने को मिलेंगी। नेग्री बॉडीज देखने को मिलती हैं किसमें? रेबीज की कंडीशन में। किसमें? रेबीज में। रेबीज होता कैसे है? जो इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके बाइट करने के कारण, अब एक कैट हो सकती है, डॉग हो सकते हैं, स्पेशली डॉग के कुत्ते के काटने के कारण। और रेबीज एक ऐसी कम्युनिकेबल प्रॉब्लम है जिसमें आपको वैक्सीन आफ्टर एक्सपोजर मतलब कुत्ते के काटने के बाद, मतलब आपको रेबीज हुआ उसके बाद आपको रेबीज वैक्सीन दी जाएगी। अब यहाँ पर जो रेबीज में नेग्री बॉडीज है ये जनरली आपका जो ब्रेन में या फिर न्यूरोलॉजिकल जो न्यूरोनल पैरन किया है और प्रॉक्सिमल डेंड्राइट्स वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी जो कि ओवल शेप में रहेंगी। किसमें रहेंगी? ओवल शेप में। तो यहाँ पर नेग्री बॉडीज यदि आपको पूछी जाती हैं तो ये कहाँ देखने को मिलेंगी? रेबीज में। रेबीज एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि पोस्ट प्रोफाइलैक्सिस ट्रीटमेंट इसमें अप्लाई जाएगा, मतलब रेबीज होने के बाद आपको वैक्सीन दी जाएगी। एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपको रेबीज हो गया तब वैक्सीन दी जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट इज इफ अ बेबी बॉर्न विथ बर्थ वेट इज 2.9 kg देन इट मीन्स बेबी इज। तो यदि बच्चे का वजन 2.9 किलोग्राम है दैट मीन्स बच्चा कैसा है? लो बर्थ वेट है, वेरी लो बर्थ वेट है, स्मॉल फॉर डेट है या फिर नॉर्मल बर्थ वेट है। तो बच्चा कैसा है? यदि बच्चे का वजन कितना है? 2.9 kg। तो यदि हम एक एवरेज इंडियन बेबी के जन्म की बात करें कि एट द टाइम ऑफ बर्थ कितना होता है? 2.5 से 3 kg तक, 2500 ग्राम से 3000 ग्राम तक, जिसको हम नॉर्मल वजन में कंसीडर करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहा गया है 2.9 kg, मतलब बच्चा क्या है? नॉर्मल बर्थ वेट में है। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? नॉर्मल बर्थ वेट। लो बर्थ वेट बेबीज ऐसे बच्चे होते हैं जिनका जन्म के समय वजन 2500 ग्राम से भी कम हो, 2.5 kg से भी कम हो। वेरी लो बर्थ वेट जैसे लो हो गया मतलब 2500 ग्राम से कम। जो जेस्टेशनल एज मतलब जेस्टेशनल एज का मतलब पैदा तो वो हुए हैं कितने? 38 वीक की प्रेगनेंसी में ही, 37 वीक कंप्लीट करने के बाद पैदा हुए हैं, लेकिन बच्चे का वजन 2500 ग्राम से कम है तो वो हो गए लो बर्थ वेट बेबीज। फिर आता है वेरी लो बर्थ वेट बेबीज, मतलब बच्चे ने जेस्टेशनल एज है, गर्भाशय में बच्चा है, जो यूट्रस में बच्चा पूरे 9 महीने रहा है लेकिन पैदा होने के टाइम पे उसका वजन 1500 ग्राम रहा है। इसके रीज़न हो सकते हैं माँ की जो डाइट है या फिर माँ को कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं वो। फिर आते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज जिनका वजन जन्म के समय 1000 ग्राम से भी कम हो, वो कहलाते हैं एक्सट्रीमली लो बर्थ वेट बेबीज। तो यहाँ पर आपको प्री टर्म, टर्म, पोस्ट टर्म अलग है। लो बर्थ वेट मतलब बेस्ड ऑन वजन के हिसाब से, बेस्ड ऑन वेट की बात करें तो LBW, VLBW, ELBW रहेंगे। फिर बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज की हम बात करें तो वो होते हैं प्री टर्म, पोस्ट टर्म और यहाँ पर टर्म प्रेगनेंसी। तो इस तरीके से बेस्ड ऑन जेस्टेशनल एज तो वो है टर्म, पोस्ट टर्म, प्री टर्म। बेस्ड ऑन वेट तो वो है LBW, VLBW और ELBW। क्लियर है? नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल पल्स रेट ऑफ अ चाइल्ड 1 to 2 ईयर। यदि बच्चे की उम्र 1 से 2 साल तक है तो उसकी पल्स रेट कितनी होगी? 80 to 130 पर मिनट, 120 to 160 पर मिनट, 78 to 120 पर मिनट या फिर 60 to 100 पर मिनट। बच्चे की जो नॉर्मल पल्स की बात की जा रही है, बच्चे की उम्र 1 से 2 साल तक है तो 1 से 2 साल तक की एज में बच्चे की जो पल्स होगी वो होगी 80 to 130 पर मिनट। कितना? 80 to 130 पर मिनट। ध्यान रखिए जैसे जैसे बच्चे की एज बढ़ती जाती है पल्स रेट है जो एडल्ट की तरह है जो होती जाएगी, 70 से 75 70 के ऊपर जाती है, मतलब एडल्ट में जो नॉर्मल मानी जाती है 75 तक,
72 75 नॉर्मल कंसीडर की जाएगी। वैसे ही यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ पूछे तो बच्चे की पल्स होती है 140 से 160, इतना 140 से 160। अब यहाँ पर यदि बात करें हम 1 से 2 साल एज है तो 80 से 130 पर मिनट। ये चार्ट आप चाहें तो नोट कर सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द लेंथ रेंज ऑफ बेबी इन 3 मंथ। तो यदि बच्चे की उम्र 3 महीने है, बेबी जो पैदा हुआ है उसकी उम्र 3 महीने है तो उसकी लंबाई कितनी होगी? 50 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर या फिर 90 सेंटीमीटर। तो यदि 3 मंथ का बेबी है तो उसकी लेंथ कितनी होगी? तो यदि हम बात करें तो एट द टाइम ऑफ बर्थ जो बच्चे की लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो होती है 50 से 55 तक। और जो एवरेज इंडियन बेबी की लेंथ की बात करें तो कितनी होती है? 50 सेंटीमीटर। 3 महीने की बच्चे की हम बात करें तो कितनी होगी? 60 सेंटीमीटर। कितना? 60 सेंटीमीटर। तो एट द टाइम ऑफ बर्थ 50 सेंटीमीटर होगा। एवरी 3 मंथ में, हर 3 महीने में 5 सेंटीमीटर हाइट है जो बढ़ेगी। कब तक? 1 साल तक की एज तक। एंड एवरी 3 मंथ, हर 3 महीने तक 5 सेंटीमीटर हाइट बढ़ेगी बच्चे की, जब तक बच्चे की उम्र 1 साल नहीं हो जाती है। तो ये क्या हो गई? बच्चे की लेंथ हो गई। अब हेड सरकमफेरेंस यदि आपको पूछे तो हेड सरकमफेरेंस होता है जन्म के समय 34 से 35, कितना? 34 टू 35 सेंटीमीटर। कितना? 34 टू 35 सेंटीमीटर। 2 महीने बच्चे की एज होगी तो 38, 3 होगी तो 40, मतलब कि 2-2 सेंटीमीटर है जो बढ़ती जाएगी। फिर यदि यही बात हम करें चेस्ट सरकमफेरेंस और हेड सरकमफेरेंस में, तो यहाँ पर यदि एट द टाइम ऑफ बर्थ हेड सरकमफेरेंस की हम बात करें तो कितना होगा? 34 टू 35 सेंटीमीटर। और यदि चेस्ट सरकमफेरेंस की बात करें तो होता है 31 सेंटीमीटर। और जैसे जैसे बच्चे की उम्र 1 साल तक की हो जाती है तो हेड और चेस्ट दोनों का सरकमफेरेंस इक्वल हो जाएगा। आफ्टर 1 साल के बाद चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू हेड सरकमफेरेंस। यदि पूछते हैं कि हेड और चेस्ट सरकमफेरेंस किस एज में बराबर होगा तो वो होता है 1 साल की उम्र में। लेकिन जब बच्चे की उम्र 1 साल से ज़्यादा हो जाती है तो चेस्ट सरकमफेरेंस ज़्यादा होता है हेड सरकमफेरेंस से। क्लियर? नेक्स्ट वन इज वेट ऑफ बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ इज 3.5 kg। देन विच एज बेबी वेट ट्रिपल। किस एज में बच्चे का वजन है जो 3 गुना हो जाएगा? जन्म के समय 3.5 kg है तो हमारे बच्चे का वजन 3.5 kg कह सकते हैं हम, 3500 ग्राम कह सकते हैं, या फिर नॉर्मल बस पूछेंगे 2.5 kg। तो यहाँ पे कहा है कि 3 गुना, दैट मीन्स ट्रिपल। ट्रिपल मतलब 3 गुना है जो किस उम्र में हो जाएगा? 12 महीने में, 6 महीने में, 15 महीने में कि 24 महीने में। तो यहाँ पर बच्चे का वजन डबल होता है 5 से 6 महीने की उम्र में। यदि बच्चे का वजन जन्म के समय 3.5 kg है तो ये 7 kg हो जाएगा 6 महीने की उम्र में। 3 गुना हो जाएगा 12 महीने की उम्र में या फिर 1 साल में। क्लियर? बर्थ वेट, नॉर्मल बर्थ वेट होता है 2.5 kg से ज़्यादा, 2.5 टू 3.5 kg नॉर्मल कंसीडर किया जाएगा। लेकिन यदि डबल की बात करें तो 6 महीने में, ट्रिपल कहें तो 12 महीने और 1 साल में। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको ये याद रखना है, बच्चे का वजन इस तरीके से बढ़ेगा। क्लियर? नेक्स्ट वन इज नचल ट्रांसलिसेंसी स्कैनिंग शुड बी डन बिटवीन। तो यहाँ पर जो बेसिक क्वेश्चन है पीडियाट्रिक के, कौन से बेसिक क्वेश्चन हैं पीडियाट्रिक के, तो जो एंटी स्कैनिंग है कब करवाई जाती है? 6 to 10 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 11 to 14 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी, 14 to 18 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी या फिर 20 to 22 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। तो जो एंटी स्कैनिंग है क्या है? एंटी स्कैनिंग है कब करवाई जाती है? एंटी स्कैनिंग होती है 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। कब? 11 to 14 वीक्स की प्रेगनेंसी में। एंटी स्कैनिंग से बच्चे का जो फ्लूइड है, जो नचल ट्रांसल्यूसेंसी सोनोग्राफी करवाई जाती है, यहाँ पे बच्चे की जो फीटस की जो नेक है फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में, यहाँ पर फ्लूइड का किस तरीके से कलेक्शन हो रहा है उसके लिए एंटी स्कैनिंग करवाई जाती है। और इससे बच्चे में
डाउन सिंड्रोम या फिर कुछ एबनॉर्मलिटी डेवलप तो नहीं हो रही है, वो भी पता की जा सकती है। तो इसीलिए क्या करवाया जाता है, एंटी स्कैनिंग, और कब 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में। जो हमारा एक शॉर्ट्स चैनल है मेडिकल नर्सेस सबका शॉर्ट्स चैनल, वहाँ पर आपको कल इवनिंग में सोनोग्राफी होती है, जो हर एक ट्राइमेस्टर वाइज सोनोग्राफी करवाई जाती है, कितनी ज़रूरी है सोनोग्राफी में बताया क्या जाता है, वो सभी आपको बताई जाएगी। एक एक सोनोग्राफी आपको बताई जाएगी कि इस वीक में सोनोग्राफी का मतलब है क्या। क्लियर। 11 से 14 वीक की प्रेगनेंसी में क्या होगा, एंटी स्कैनिंग करवाई जाएगी। और नचल ट्रांसलेसेंसी का मतलब यही है कि फीटस की नेक के यहाँ पर कितना फ्लूइड है जो एक्यूमुलेट हो रहा है। नेक्स्ट वन इज द नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर ऑफ अ न्यूबॉर्न इज बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग रेंज। न्यूबॉर्न बेबी का जो एक्सिलरी टेम्परेचर है कितना होगा, 40 to 42 डिग्री सेल्सियस, 30 to 32 डिग्री सेल्सियस, 33.5 to 34.5 डिग्री सेल्सियस, या फिर 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। नॉर्मल एक्सिलरी टेम्परेचर की बात की जा रही है, वो भी न्यूबॉर्न बेबी में। तो जो नवजात बच्चा है, न्यूबॉर्न बेबी है, उसमें एक्सिलरी टेम्परेचर होगा 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस। कितना, 36.5 to 37.4 डिग्री सेल्सियस है जो क्या रहेगा, टेम्परेचर होगा। यदि न्यूबॉर्न बेबी के वाइटल साइंस पूछे जाते हैं तो पल्स 120 से 160 रहेगी, कितना, 120 से 160। रेस्पिरेशन 30 to 60 रहेगी। बीपी है जो 80 to 60 mmHg एट द टाइम ऑफ बर्थ रहेगा। 80 to 60 सिस्टोलिक है, 45 to 40 डायस्टोलिक है, जो लोअर काउंटिंग होती है वो। अब यहाँ पर टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है 36.5 to 37.4 और 5 तक। फ़ारेनहीट में बात करें तो 99.4 तक। एक्सिलरी की बात की जा रही है तो एक्सिलरी जैसा यहाँ पे आपको बताया गया है सेम एज है। स्किन और रेक्टल टेम्परेचर है जो एक एक्यूरेट रीडिंग बताता है हमेशा, और थोड़ी सी रीडिंग हमेशा ज़्यादा ही होती है रेक्टल टेम्परेचर की। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड। तो यहाँ पर नेचुरल फैमिली प्लानिंग मेथड कौन सी है, ब्रेस्ट फीडिंग, IUCD, वैसेक्टोमी या फिर ट्यूबेक्टोमी। तो जो नॉर्मल जो फैमिली प्लानिंग मेथड है वो इनमें से कौन सी है, तो वो यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग। क्या है, नॉर्मल नेचुरल फैमिली प्लानिंग में क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग। इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है। वैसेक्टोमी मेल में की जाएगी, ट्यूबेक्टोमी फीमेल में की जाएगी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको ऐड किया गया है, विच IUCD एक्ट्स फॉर 10 ईयर। कौन सी इंट्रायूट्राइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है जो कि 10 साल तक अपना असर करेगी, काम करेगी। कॉपर-टी 200, नोवा-टी, कॉपर-टी 380, मल्टीलोड 250। तो ये सभी कॉपर-टी जो एक फैमिली प्लानिंग मेथड की क्लास है उसमें आपको हर तरीके की कॉपर-टी, हर तरीके की फैमिली प्लानिंग मेथड्स हैं जो समझाई गई हैं। तो जो 10 साल के लिए एक्ट करेगा वो होगा कॉपर-टी 380। कौन सा, कॉपर-टी 380। जो नोवा-टी है, नोवा-टी और मल्टीलोड, तो यहाँ पर एवरेज लाइफ स्पेन होता है नोवा-टी और मल्टीलोड का 5 साल। कितना, 5 साल। कॉपर-टी 380A को पैरागार्ड के नाम से भी जाना जाता है। सबसे मैक्सिमम क्या है, सबसे ज़्यादा है जो ड्यूरेशन के लिए लगवाई जा सकती 10 साल तक के लिए, लेकिन आप यदि बीच में कंसीव करना चाहते हैं तो इसको रिमूव भी करवा सकते हैं, और ये हर एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फ्री डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। फिर आती है प्रोजेस्टासाइड, तो 1 साल के लिए है। कॉपर-टी 200B जो कि 4 साल के लिए है। और यहाँ पर लेवोनोजेस्ट्रॉल जो कि 7 से 10 साल, लेकिन इसको 5 साल का ही अप्रूवल है। मल्टीलोड या फिर मिरेना की हम बात करें तो 3 साल के लिए। प्रोजेस्टासाइड 1 साल के लिए, मिरेना 3 साल के लिए। तो अलग अलग कॉपर-टी हैं जो आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। नेक्स्ट इज चाइल्ड सर्वाइवल एंड सेफ मदरहुड प्रोग्राम वॉज रिप्लेस बाय विच प्रोग्राम इन इंडिया। तो जो CSSM प्रोग्राम है, आपने एक सर्किल शेप में एक प्रोग्राम पढ़ा होगा, CSSM प्रोग्राम, चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम। इसके लिए किस प्रोग्राम ने रिप्लेस किया था, मतलब इसको बंद करके इसकी जगह दूसरा प्रोग्राम आया था, इसके आगे इसने काम किया था। MCH, NRHM, ICDS या फिर RCH ने।
तो जो चाइल्ड सर्वाइवल और सेफ मदरहुड प्रोग्राम है ये आया था आपका 1995 के टाइम पे। तो इस प्रोग्राम को रिप्लेस किया था RCH ने, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम ने। किसने? RCH ने। तो 1886 में यदि पूछे दाइस की ट्रेनिंग, जो दाई होती हैं गांव लेवल पर डिलीवरी के लिए, इनकी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई थी 1886 में, 1886 में। मिडवाइफरी के लिए पूछे मिडवाइफरी एक्ट तो 1902 में। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जरूर आता है, ये जो यहाँ पे प्रोग्राम इसका स्क्रीनशॉट आप ले लें, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम आया था 1952 में। फिर एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन तो 1978। फिर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम आया 1985। CSSM आया 1992 में। RCH की फर्स्ट फेज आई थी 15/10/1997, मतलब 15 अक्टूबर 1997। 1 अप्रैल 2005 को सेकंड फेज आई थी। क्लियर? तो इसका आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लें, प्रोग्राम आपको एग्जाम में आते ही आते हैं। कीजिए, कांस टेस्ट किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को, टिटनस को, ट्रोकोमा को, या फिर रेबीज के लिए? जो कान टेस्ट है किया जाता है किसको डायग्नोस करने के लिए किया जाता है? सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। इस टेस्ट को, कांस टेस्ट को वॉसरमैन टेस्ट, वॉसरमैन रिएक्शन टेस्ट और एंटीबॉडी टेस्ट फॉर सिफिलिस भी कहा जाता है। जो अगस्त पॉल थे वॉन वॉसरमैन, उन्हीं के नाम पर इसका नाम पड़ा था। तो ये क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। क्या है? फर्स्ट ब्लड टेस्ट है सिफिलिस को डायग्नोस करने के लिए। नेक्स्ट वन इज पॉट्स डिसीज इज तो पॉट्स डिसीज क्या है? टीबी ऑफ मेनिंजाइटिस, टीबी ऑफ स्पाइन, टीबी ऑफ बोन या फिर टीबी ऑफ लंग्स। तो पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है कहाँ पर? बोन्स में। पॉट्स डिसीज दैट इज ऑल्सो नोन एज द ट्यूबरक्लोसिस स्पॉन्डिलाइटिस, जो कि एक रेयर इन्फेक्शन है। क्या है? रेयर इन्फेक्शियस डिसीज है जो कि स्पाइन को है, जो एक्स्ट्रा स्पाइनल इन्फेक्शन है जो क्रिएट करेगी। तो यहाँ पर ऑस्टियोमाइलाइटिस और अर्थराइटिस दोनों चीज़ें हैं जो होंगी कहाँ पर? अलग अलग मल्टीपल वर्टिब्रा में। मोस्ट कॉमन थिंग पॉट्स डिसीज क्या है? ट्यूबरक्लोसिस है किसका? बोन्स का। नेक्स्ट वन इज रैप्डोमायोसार्कोमा इन चिल्ड्रन ओरिजिनेट्स इन। तो रैप्डोसार्कोमा बच्चों में ओरिजिनेट होगा कहाँ से? सेरिब्रम से, किडनी से, स्ट्रिएटेड मसल से या फिर टेंडन से। तो यहाँ पर जो रैप्डोसार्कोमा है बच्चों में कहाँ से ओरिजिनेट होगा? स्ट्रिएटेड मसल से, जो कि ये क्या है? प्रिमेटिव पीडियाट्रिक मैलिग्नेंट सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा है। तो ये कहाँ पर होगा? प्रिमेटिव मेसेनकाइमल सेल्स से अफेक्ट होता हुआ स्ट्रिएटेड मसल्स को अफेक्ट करेगा, और जो कि जनरली बच्चों में 6 साल तक की एज में ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज ब्रायंट्स ट्रैक्शन इज इंडिकेटेड इन। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन है किसको इंडिकेट करेगा या फिर किसके लिए हम यूज करेंगे? ऑप्शन में है यहाँ पर फ्रैक्चर ऑफ द फीमर, फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, स्पाइनल फ्रैक्चर या फिर फ्रैक्चर ऑफ द रेडियस। तो ब्रायंट्स ट्रैक्शन यूज किया जाता है किसके लिए यूज होगा? फीमर बोन के लिए। यदि फीमर में फ्रैक्चर हुआ है तो उसके लिए ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज किया जाएगा। यदि चिल्ड्रन कितने हो, वेट यदि पूछते हैं एग्जाम में, तो यदि बच्चा जिसकी एज 2 साल से ज़्यादा हो तभी हमें यूज़ करेंगे। लेस देन 2 ईयर ओल्ड और लाइटर चाइल्ड। तो यहाँ पर ये देखिए जो बच्चों में जनरली ब्रायंट्स ट्रैक्शन है जो यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट इज बेस्ट पोजीशन फॉर अ क्लाइंट इन हाइपोवॉल्यूमिक शॉक इज। तो यदि हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो कौन सी पोजीशन देंगे? नी चेस्ट, ट्रेंडलैंडबर्ग, फॉलर्स या फिर लेटरल पोजीशन। तो यदि पेशेंट को हाइपोवॉल्यूमिक शॉक है तो हम कौन सी पोजीशन देंगे? ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। यदि पेशेंट यहाँ पर कहा है द पेशेंट इज सुपाइन ऑन द टेबल विथ देयर हेड डिक्लाइंड बिलो देयर फीट। तो यहाँ पर ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन में क्या किया जाएगा? यदि हाइपोवॉल्यूमिया का पेशेंट है, हाइपोवॉल्यूमिक शॉक का पेशेंट है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? पेशेंट का हेड डाउन करेंगे, लेग है जो अपसाइड जाएंगे, तो इसको क्या कहा गया? ट्रेंडलैंडबर्ग पोजीशन। कॉर्ड प्रोलैप्स होती है तब भी यही पोजीशन है जो दी जाएगी। यहाँ पर जो एक एंगल बनता है कितना बनेगा? 16 डिग्री का। नेक्स्ट वन इज कोल्ड कैलोरी टेस्ट इज यूज टू चेक द फंक्शनिंग ऑफ। तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किसकी फंक्शनिंग को चेक करने के लिए किया जाता है? हार्ट की, हाइपोथैलेमस, ब्रेन स्टीम या फिर पॉन्स।
तो कोल्ड कैलोरी टेस्ट किया जाता है ब्रेन स्टीम के लिए। क्या है इसमें, क्या किया जाता है, ऑक्यूस्टिक नर्व को कोल्ड या फिर वार्म वाटर के थ्रू है जो ईयर कैनाल में भेजा जाएगा। कोल्ड भी होता है वाटर या फिर वार्म वाटर भी यहाँ पर यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो मूवमेंट होते हैं वो है जो चेक किए जाएंगे, जिनको हम निस्टैग्मस कहेंगे। तो यहाँ पर जो कोल्ड कैलोरी टेस्ट है किसके लिए किया जाएगा, ब्रेन स्टीम के लिए। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान से देखिए क्वेश्चन, इन ट्रियाज येलो कलर इंडिकेट। तो ट्रियाज दैट मीन्स क्या होता है, इमरजेंसी। तो ट्रियाज का मतलब यहाँ पर इमरजेंसी, और येलो कलर किसके लिए यूज किया जाएगा, इमरजेंसी, अर्जेंट, नॉन अर्जेंट या फिर डेड पेशेंट के लिए। जो ट्रियाज है इसमें टोटल जो कलर कोड होते हैं, तो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ट्रियाज के कलर कोड के येलो कलर क्या इंडिकेट करेगा, इमरजेंसी। लेवल फर्स्ट ब्लू कलर क्या होगा, रिससिटेशन। लेवल सेकंड रेड कलर होता है इमरजेंट। थर्ड वन इज द अर्जेंट और येलो कलर। फोर्थ वन इज द लेस अर्जेंट, और फिफ्थ में क्या होगा, नॉन अर्जेंट, दैट मीन्स पेशेंट है जो डेड भी हो चुका है। नेक्स्ट वन इज a strategy commonly used to improve therapeutic communication skill is called। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन को हम इम्प्रूव करने के लिए कौन सी टेक्निक अपनानी चाहिए, एक्टिव लिसनिंग, रेस्टेटिंग एंड क्लैरिफाइंग, वैलिडेटिंग या फिर प्रोसेस रिकॉर्डिंग। थेराप्यूटिक कम्युनिकेशन स्किल को हमें प्रॉपर इम्प्रूव करने के लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। किसकी पड़ेगी, एक्टिव लिसनिंग की। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ फ्लूइड लॉस फ्रॉम द स्किन पर डे इज। तो हमारी बॉडी एक दिन में कितना फ्लूइड है जो लॉस करेगी, वो भी स्किन से। कहाँ से, स्किन से हमारी बॉडी पर डे कितना फ्लूइड लॉस करेगी। ऑप्शन में 450 ml, 150 ml, 1500 ml या फिर 500 ml। तो ह्यूमन बॉडी स्किन से यदि बात की जा रही है तो पर डे 450 ml है जो फ्लूइड लॉस करेगी। कितना, 450 ml लॉस करेगी या फिर 0.5 ml फ्लूइड को लॉस करेगी। तो यहाँ पर यदि एग्जैक्ट रेंज पूछते हैं तो 450 ml। किडनी 1.5 लीटर करेगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से 0.4 लीटर होगा, जीआई ट्रैक्ट से 0.2 और स्किन से 0.45 ml। नेक्स्ट वन इज अर्ली साइन ऑफ पार्किंसंस डिसीजेस। तो पार्किंसंस के अर्ली साइन क्या हैं, रिजिडिटी, ट्रिमर, ब्रेडिकार्डिया या फिर अकाइनेसिया। तो पार्किंसन के एग्जाम में जनरली साइन आते हैं। तो पार्किंसंस का जो अर्ली साइन है सबसे पहले देखने को मिलेगा वो होगा ट्रिमर। आपके हाथ हैं जो कपकपाए हुए टाइप के रहेंगे, आपके हाथों में है जो उतना ज़्यादा एक तरीके से हमें कह सकते हैं कि स्विंगिंग है जो आपके हाथ इजीली होने लगेंगे। पार्किंसंस डिसीज़ क्या एक डिजेनरेटिव डिसऑर्डर है जिसमें जो नर्व सेल्स हैं अफेक्ट होंगी, जो कि यहाँ पर क्या कॉज करेंगी, जो साइन होंगे। और इसके लिए कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिस्पॉन्सिबल होगा, तो होगा डोपामाइन। क्या होगा, डोपामाइन का लेवल इस पर क्या होगा, पार्किंसन में कम होगा। सफलिंग गेट, एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ट्रिमर, सफलिंग गेट, स्टूप्ड पोस्चर एंड मास्क फेशियल एक्सप्रेशन। ये 4 कॉमन क्लिनिकल या फिर गोल्डन साइन है किसके, पार्किंसन के। स्टूप्ड पोस्चर, रिजिडिटी, मास्क लाइक फेस, सफलिंग गेट एंड ट्रिमर्स किसके कारण होगा, डोपामिन की कमी के कारण। नेक्स्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंटी प्लेटलेट इज अ प्रोड्रग। तो इनमें से कौन सी है जो कि एंटी प्लेटलेट प्रोड्रग है, एस्प्रिन, डाइप्रामेडोल, टेक्लोपिडिन या फिर एबेक्सिमेब। तो कौन सी मेडिसिन है यहाँ पर जो कि क्या एंटी प्लेटलेट प्रो ग्रुप मेडिसिन है, सॉरी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है यहाँ पर। तो कौन सी एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग, तो यहाँ पर एंटी प्लेटलेट प्रो ड्रग है वो है टाइक्लोपिडिन। क्या है, टाइक्लोपिडिन, जो कि ब्रांड नेम टिकलेट के नाम से मार्केट में अवेलेबल है। जो थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक्स होते हैं उनको है जो ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है, या फिर थ्रोम्बोटिक स्ट्रोक में जो क्या होगा एम्बुलेंस है उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर यूज़ की जाएगी, जो कि एक एंटी प्लेटलेट ड्रग है। यहाँ पर किस फैमिली की है, थियोनाप्राडाइन फैमिली की मेडिसिन है यहाँ पर टिक्लोपिडिन। नेक्स्ट वन इज अर्गोमेट्रिन इज यूज्ड इन। अर्गोमेट्रिन है
किसके लिए यूज़ की जाती है? पीपीएच के लिए, कॉन्ट्रासेप्शन, इंडक्शन ऑफ लेबर या फिर ब्रेस्ट एंगोर्जमेंट। तो एर्गोमेट्रिन है जो यूज़ की जाती है पीपीएच को ट्रीट करने के लिए। लेकिन जब पेशेंट को हार्ट डिसीज, हाई बीपी हो, तब हम एर्गोमेट्रिन क्या करेंगे? कॉन्ट्राइंडिकेट करेंगे। एग्जाम में क्वेश्चन आता है एर्गोमेट्रिन का कॉन्ट्राइंडिकेशन, तो क्या हाइपरटेंशन और हार्ट डिसीज, बहुत सारे हैं लेकिन मोस्ट कॉमन है यहाँ पर आपको दो याद रखना है। इंडक्शन ऑफ लेबर के लिए ऑक्सीटोसिन यूज़ किया जाएगा। कॉन्ट्रासेप्शन के लिए जनरली प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को यूज़ किया जाता है अलग अलग मेथड के थ्रू। नेक्स्ट वन इज द फ्लोटिंग टिप ऑफ द आइसबर्ग रिप्रेजेंट, डिसीज को कॉज करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए एक जो फिनोमिना है वो क्या है? आइसबर्ग फिनोमिना। तो यहाँ पर फ्लोटिंग टिप क्या रिप्रेजेंट करेगी? लेटेंट केस, क्लिनिकल केस, अनडायग्नोस्ड केस या फिर नन ऑफ द अबव। तो जो फ्लोटिंग टिप है आइसबर्ग की क्या रिप्रेजेंट करती है? ये करेगी क्लिनिकल केस को। ये देखिए फ्लोटिंग टिप है यहाँ पर, और एक क्या है जो तैर रही है, और दूसरा है बॉटम। यदि फ्लोटिंग टिप पूछता है तो क्या करेगा? क्लिनिकल केस जो कि दिख रहे हैं वो विजुअल केस, क्लिनिकल केस इसमें आएंगे फ्लोटिंग टिप में। अब यदि बॉटम में पूछते हैं तो असिम्प्टोमेटिक इन्फेक्शन जो इनविजिबल हैं, जो कि कैरियर्स हैं, वाहक हैं, अभी उनमें डिसीज नहीं है लेकिन वो दूसरों को दे सकते हैं। नेक्स्ट इज मिड आर्म सर्कमफेरेंस इज कांस्टेंट ड्यूरिंग, कांस्टेंट का मतलब एक जगह जाके रुक जाएगी। तो मिड आर्म सर्कमफेरेंस किस एज में एक जगह जाके स्टॉप हो जाएगी, कांस्टेंट हो जाएगी? 0 to 6 months, 1 to 5 year, 5 to 10 year या फिर 10 to 15 year। तो आपने देखा होगा बच्चों में जनरली 0 to 6 मंथ में तो उनका आर्म, मिड आर्म सर्कमफेरेंस क्या होता है? बढ़ता जाता है डे वाइज डे फैट डिपॉजिट होने के कारण। अब यहाँ पर कांस्टेंट किस एज में हो जाता है? इसके बाद दैट मीन बहुत ज़्यादा स्लो होगा, तो होगा 1 से 5 साल की एज में। कब? 1 से 5 साल की एज में मिड अपर आर्म सर्कमफेरेंस क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाएगा। अब इसको नापने के लिए जो टेप यूज़ करते हैं MUSC, तो वो क्या है? साकिर टेप। इसमें 3 लाइन, 3 कलर कोड रहेंगे। रेड दैट मीन्स बच्चे के सीवियरली एक्यूट माल न्यूट्रिशन, SAM की कंडीशन है। येलो दैट मीन्स मॉडरेट एक्यूट माल न्यूट्रिशन है, और ग्रीन दैट मीन्स बच्चा क्या है? फुली हेल्दी है। नेक्स्ट वन इज रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज, तो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन किस रूट से दी जाती है? इंट्राडर्मल, सबक्यूटेनियस, इंट्रामस्कुलर या फिर इंट्रावीनस। तो जो हेपेटाइटिस बी वैक्सीन दी जाती है इंट्रामस्कुलर दी जाती है, एट द टाइम ऑफ बर्थ दी जाती है, और यदि बच्चे का वजन 2 किलो से कम हो तब हम इंतजार करेंगे, वेट करेंगे बच्चे को, तब हम यदि एक आपको क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि बच्चे का वेट कितना हो, 2 kg से भी कम हो, तब हम हेपेटाइटिस बी वैक्सीन नहीं देंगे। और जितने भी हेल्थ केयर वर्कर्स होते हैं उनको मैंडेटरी रखी जाती है हेपेटाइटिस बी वैक्सीनेटेड होना। किस रूट से दी जाती है? इंट्रामस्कुलर रूट से। नेक्स्ट वन इज What is the amount of solution should be for giving evacuant enema in adult? evacuant enema यदि हम किसी पेशेंट को दे रहे हैं, उसका पूरा रेक्टम खाली करवाना है, कितना अमाउंट देंगे सॉल्यूशन का? 100 ml और लेस, 150 ml और लेस, 250 to 500 ml या फिर 500 to 1000 ml। यदि इवाक्वेंट एनीमा देना है हमें किसी एडल्ट पेशेंट को, तो कितना अमाउंट होगा सॉल्यूशन का? 500 से 1000 ml तक। नेक्स्ट वन इज मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ नाइट्रोग्लिसरीन इज, तो नाइट्रोग्लिसरीन किसके लिए दी जाती है? एंजाइना पेक्टोरिस के पेशेंट में चेस्ट पेन के को ट्रीट करने के लिए, फिर ड्रग ऑफ चॉइस हम कह सकते हैं, सबलिंगुअली दी जाती है। क्या साइड इफेक्ट होंगे? एब्डोमिनल क्रैम्प, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर या फिर हेडेक। तो कॉमन साइड इफेक्ट होंगे नाइट्रोग्लिसरीन के, वो क्या होंगे? हेडेक। नेक्स्ट वन इज द फर्स्ट रिकॉर्डेड पेंडेमिक वॉज कॉल्ड द ब्लैक डेथ इज, तो पहली महामारी जिसको हमने ब्लैक डेथ कहा था वो कौन थी? रेबीज, लेप्रोसी, प्लेग या फिर कोविड-19। तो फर्स्ट महामारी रिकॉर्ड की गई थी ब्लैक डेथ के रूप में, वो कौन थी? वो थी प्लेग। क्या थी? प्लेग। नेक्स्ट वन इज एम्बुलाई ड्यू टू डीबीटी गोज टू, तो डीप वेन थ्रोम्बोसिस के थ्रू जो एम्बुलाई बनेगा वो कहाँ पर जाएगा? स्प्लीन में, लिवर में, लंग्स में या फिर ब्रेन में। तो जो एम्बुलाई डीप वेन थ्रोम्बोसिस के कारण बनेगा, डीबीटी के कारण बनेगा, ए
फ्लोट होते हुए कहाँ पर पहुँचेगा, लंग्स में क्या होगा, जो कि पल्मोनरी एम्बोलिज्म है जो क्रिएट करेगा। नेक्स्ट वन इज बॉन्ड डिस्पेसिया इज ड्यू टू, तो बॉन्ड डिस्पेसिया किसके कारण होगा, हार्मोनल इम्बैलेंस, विटामिन डेफिशिएंसी, फॉल्टी डेवलपमेंट या फॉल्ट न्यूट्रिशन। बॉन्ड डिस्पेसिया होगा किसके कारण, ये होगा फॉल्टी डेवलपमेंट के कारण। नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ हीमोग्लोबिन इन अ न्यूनेट, तो न्यूनेट में कितना हीमोग्लोबिन होगा, 14 से 16 ग्राम परसेंट, 16 से 18 ग्राम परसेंट, 12 से 14 ग्राम परसेंट या फिर 10 से 12 ग्राम परसेंट। तो एक न्यूनेट की बात की जा रही है तो कितना होगा, 16 से 18 ग्राम परसेंट तक